पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक खौफनाक हादसा हो गया है। तेज रफ्तार मिनी बस ने पैदल यात्री को टक्कर मार दी है। स्कूल वैन को भी मिनी बस ने टक्कर मारा है। हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये उसका सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से सड़क पर ये शख्स चल रहा है जो घेरे में नजर आ रहा है। पहले ये मिनी बस उस शख्स को टक्कर मारती है और आगे एक स्कूल वैन को भी टक्कर मारती है जिसमें कुछ बच्चे सवार थे। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक बार फिर से देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। बढ़ते आगे, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस गैंग ने आमिर खान की 5 जुलाई को हुई गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी को लव जिहाद बताते हुए ये धमकी दी है। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट को जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि जो हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैंग की तरफ से ऑडियो में कहा गया है कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। जय श्री सीताराम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। आपको बता दें कि एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाले हिल में आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। ये एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवारों के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए। 61 साल के आमिर खान की तीसरी शादी है। मेरठ में एक और कातिल पत्नी का मामला सामने आया जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाकर मार दिया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक और कातिल पत्नी की खौफनाक करतूत सामने आई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का नायाब तरीका पत्नी ने खोज निकाला। पति को रात में नींद की दवा का ओवरडोज देकर सांप से कटवा दिया। पति की मौत के बाद बीमा की राशि से प्रेमी के साथ अय्याशी करने की चाहत थी, मगर मेरठ पुलिस ने चंद ही घंटों में हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अतुल और दामिनी की 7 साल पहले लव मैरिज हुई थी। दोनों एक प्ले स्कूल चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। इसी दौरान तुषार नाम के एक शख्स की दामिनी के जीवन में एंट्री हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई। तुषार इन्हीं के प्ले स्कूल में ड्राइवर का काम करता था। ड्राइवर प्रेमी के साथ दामिनी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। अतुल का 20 लाख रुपए का जीवन बीमा था जिसे हड़पने के लिए दोनों ने नेचुरल डेथ की प्लानिंग की। तुषार ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 सपेरों से संपर्क किया। इधर दामिनी ने अतुल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी जिससे वो गहरी नींद में सो गया। रात में अतुल की चादर में सांप छोड़ दिया, मगर मेरठ पुलिस को इस मौत के मामले में शक हो गया। जांच के बाद सच सामने आ गया है। और वहीं यूपी के जालौन में मुस्लिम युवती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। काजल मंसूरी ने पुलिस से खुद के लिए सुरक्षा मांगी है। वीडियो में कहा कि अपनी मर्जी से वो अपने प्रेमी के साथ आई है। हिंदू लड़के ओम के साथ उसने घर छोड़ दिया है और शादी रचा ली है। परिजनों के दर्ज कराए केस को उसने फर्जी बताया है और बाकायदा अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। और ये वो प्रेमी जोड़ा है जिसने पहले शादी की, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि लड़की ने बहला फुसलाकर उसको घर से भगाया है। मामला क्या है ये जान लेते हैं। मोहब्बत का दुश्मन कौन है, मामला क्या बताया जा रहा है। जालौन के कालपी में एक मुस्लिम युवती ने घर छोड़ दिया था। प्रेमी ओम के साथ मर्जी से घर छोड़कर जाने का दावा किया गया है। पुलिस प्रशासन से काजल मंसूरी ने सुरक्षा की मांग की है। परिजनों के दर्ज कराए गए मुकदमे को भी फर्जी बता दिया और काजल ने खुद को बालिग बताया है। दबाव से इनकार किया। काजल ने शादी के बाद भी एक वीडियो जारी किया है और काजल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया है। अनहोनी होने पर पुलिस घर वालों को जिम्मेदार बताया है। इसमें
मेरा नाम काजल मंसूरी है। मेरे पिता का नाम बदलू मंसूरी है और मैं कालपी ज़िला जालौन की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ और मैं खुद की मर्ज़ी से और पूरे होशो हवास से ओम के साथ आई हूँ और ओम के साथ ही रहना चाहती हूँ। और हम 6 से 7 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। इस बारे में मैंने अपने फैमिली को बताया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और मेरी ज़बरदस्ती किसी से शादी करने की कोशिश की, जिसके चलते हमें ये कदम उठाना पड़ा। और मैं ओम से शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कोई किडनैप नहीं किया है, मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। मैं ओम के साथ बिल्कुल खुश हूँ और उसके साथ रहना ही चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमें परेशान ना करें, हमें मेंटली टॉर्चर ना करें। अगर इसके दौरान हमें कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। तो प्लीज़ हमें परेशान ना करें, हमें रहने दें एक साथ। और मैं ओम के साथ ही रहना चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं काजल मंसूरी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। काजल ने ओम से शादी का दावा किया है। इस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शादी की अर्जी भी दी है। अनहोनी की स्थिति में घर वालों को जिम्मेदार बताया। तो काजल का शादी के बाद का दूसरा बयान भी अब आपको सुनवा देते हैं, सुनिए आप। मेरा नाम काजल है, मैं कालपी ज़िला जालौन की रहने वाली हूँ। मैं 7 जुलाई रात के 2 बजे घर से निकली थी, जो कि पुलिस प्रशासन चेक कर सकती है। मेरे घर के बगल में कैमरा है। मैं खुद की मर्ज़ी से आई थी, मेरा किसी ने कोई किडनैप नहीं किया था। मेरी उम्र 21 साल है, मैं पूरी तरह से बालिग हूँ, जिसके चलते मैंने ओम से शादी की है पूरे हिंदू रीति रिवाज से। और हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज के लिए अपील भी कर दिया है, जो जल्द ही अप्रूव होगा। इन सब के चलते मेरे घर वालों ने ओम पर अपहरण का केस लगाया, जो कि बिल्कुल झूठ है। इन सब के दौरान मैंने पुलिस प्रशासन में सीनियर लेवल में इन्फॉर्म और स्पीड पोस्ट कर दिया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में एसपी एसएसपी को और सब डिवीज़न लेवल में एसीपी और डीएसपी को। सो प्लीज़ इन सब के चलते अगर हमें या ओम को कुछ होता है, किसी प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो इसके ज़िम्मेदार पुलिस प्रशासन और मेरे घर वाले होंगे। तो प्लीज़ हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और हमें सेफ रहने दें। और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रचलित वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कालपी में मुकदमा अपराध संख्या 154/26 धारा 87 बीएनएस एक्ट दिनांक 8/7/2026 को ओम सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है तथा अभियोग में अपहृता की सकुशल बरामदगी कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उनके बयान करवाए जाएंगे तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई जाएगी। बढ़ते आगे, मुंबई के मीरा रोड क्रेन हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासी पुलिस थाने के सामने अड़े रहे। देखिए। मुंबई की मीरा रोड क्रेन हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह हादसा नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इस तरह की घटना पर ब्रेक नहीं लगेगा। आगे भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। गाड़ी का एफआईआर ले लिया, बच्चे का एफआईआर ले लिया, बता दें कि मुंबई के मीरा रोड ईस्ट इलाके में गुरुवार को यह हादसा हुआ। मीरा रोड के जेपी नॉर्थ सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल हो रही एक बड़ी क्रेन रिहायशी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गिरी। इससे वहां खड़ी कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करना पड़ा था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र से एक खबर है। महाराष्ट्र के वसई में लोकल ट्रेन से एक शख्स सीधे पटरियों पर कूद गया, जबकि उसी वक्त दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही थी। वीडियो ने एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नियमों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आप देखिए। जान जोखिम में डाल रहे स्टंट करते शख्स का यह वीडियो महाराष्ट्र के पालघर जिले के
वसई रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में एक युवक लोकल ट्रेन से उतरकर सीधे ट्रैक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है। इस बीच कुछ लोग पीछे से उसे रोकने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो सभी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन बेहद करीब से तेज गति से गुजरती है और यात्री बाल बाल बच जाता है। इस दौरान उसकी एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। वायरल वीडियो ने एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा नियमों के पालन और यात्रियों की जागरूकता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो कभी भी ट्रैक पार ना करें और ना ही इस तरह के खतरनाक स्टंट करें। रेलवे ने यात्रियों से केवल फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल वेस्टर्न रेलवे प्रशासन वीडियो की सत्यता की जांच कर रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भावली डैम के पास पर्यटकों से मारपीट के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब आरोप ये लग रहे हैं कि मारपीट में महिला खुद भी शामिल थी। घटना में शामिल 12 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी के भावली डैम पर पर्यटकों के साथ मारपीट के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। पर्यटकों और अभियुक्तों के बीच हुई बहस का एक और वीडियो सामने आया, जिसके बाद आरोप ये लग रहा है कि मारपीट में महिला खुद भी शामिल थी और इसी घटना से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महिला ने शराब पी रखी थी। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों ने जहां महिला से छेड़खानी और लूटपाट की थी, उसी जगह पर पुलिस ने उनकी परेड निकाली। इस सभी पर महिला के साथ छेड़छाड़ और विरोध करने पर पूरे परिवार पर हमले का आरोप है। आरोप ये भी है कि अभियुक्तों ने करीब 15 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा कर लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बारिश के मौसम में हर साल इगतपुरी के भावली डैम परिसर नासिक के अलावा मुंबई और पुणे से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभियुक्त रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 और अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड भी पुलिस को मिल गई है। दोनों आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को आज सुबह 8 बजे से रविवार रात 11 बजे तक 39 घंटे अपनी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। इस दौरान पुलिस उन्हें उनके ठिकानों पर ले जा सकती है। हालांकि पुलिस को ये रिमांड कुछ शर्तों के साथ मिली है, जिनमें अभियुक्तों के साथ उनके अधिवक्ता को कुछ दूरी बनाकर रहने का अधिकार भी शामिल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में आज 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है, टिन्नू यादव और मनीष यादव। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे जिला कारागार अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर सीओ सिटी पहुंचे हैं और दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। गाड़ी में बिठाकर अब यहां से पुलिस लाइन लेकर जाएंगे, वहां पूछताछ होगी और पूछताछ के आधार पर, उनकी निशानदेही के आधार पर कुछ लोकेशंस पर भी पुलिस टीम इनको लेकर जा सकती है। 39 घंटे की रिमांड कल कोर्ट द्वारा मंजूर की गई थी, जिसकी अवधि आज सुबह से शुरू हो रही है और इसी के तहत आज पुलिस रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने ले लिया है। अब इनसे गहन पूछताछ की जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में शुक्रवार की शाम बदमाश और साजिद उर्फ आलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात ओल्ड मुस्तफाबाद के दिलशाद मस्जिद के पास हुई। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम दयालपुर थाने में सूचना मिली कि एक युवक को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी है। मृतक की उम्र 24 साल थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी मौके से अहम सबूत जुटाए। मामले में बीएनएस की धारा के तहत हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक साजिद उर्फ आलू का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस इस एंगल को भी जांच में शामिल कर रही है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या गैंगवॉर जैसी कोई वजह तो नहीं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। बता दें कि कुछ महीने पहले भी दिल्ली के दयालपुर में इस तरह की वारदात सामने आई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर राजधानी रायपुर में किराए के मकान में रह रहे एक परिवार के 5
सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर पे, जहां पर किराए के मकान में रहने वाले एक परिवार के 5 लोगों के शव बरामद हुए। 5 लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना रायपुर के टिकरापारा पुलिस स्टेशन के संजय नगर इलाके की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम घटना की जांच में जुट गई है। पश्चिम जोन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव ने बताया कि मृतकों की पहचान 50 साल के साजिद अली, उनकी पत्नी राबिया और उनके 3 बच्चों के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि संजय नगर इलाके में पीड़ितों के किराए के मकान में शुक्रवार की देर रात इन मौतों का पता चला। शुरुआती जांच से पता चलता है कि व्यक्ति ने फांसी लगाने से पहले अपने परिवार के सदस्यों को जहर दिया था। हालांकि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की सटीक कारणों का पता चल पाएगा। मेरे को लगता है ये कोई छोटा मोटा लेन देन का बात नहीं है। 25-50 हजार में कोई अपने परिवार को मारता नहीं है। ये कुछ लंबाई लेन देन का मामला, उसको पड़तालित किया गया है, तरीके से पड़तालित किया गया। और तमिलनाडु के पेरम्बलूर में एक प्राइवेट स्लीपर कोच बस में आग लग गई। बस में 23 यात्री सवार थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है, जांच की जा रही है। भीषण आग की ये तस्वीर तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले की है, जहां चेन्नई तिरुचिरापल्ली नेशनल हाईवे पर मंगलमेडु के पास एक प्राइवेट स्लीपर कोच बस में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस चेन्नई से मदुरई जा रही थी। इस दौरान सुबह करीब 5:30 बजे पेरम्बलूर जिले के मंगलमेडु के पास चेन्नई तिरुचिरापल्ली नेशनल हाईवे पर इसमें आग लग गई। बस में 23 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि बस स्टाफ की सतर्कता और यात्रियों की सूझबूझ से समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण उस रास्ते पर ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए रुकावट हुई। सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजह की जांच कर रही है। घटना ने प्राइवेट स्लीपर बसों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लोगों की मांग है कि ऐसी बसों में सुरक्षा के और इंतजाम होने चाहिए, जिससे हादसा होने पर लोगों को कम से कम नुकसान हो। राजस्थान के जोधपुर में हाईवे पर टैंकर में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आग लगने की वजहों की जांच शुरू कर दी। टैंकर में लगी भीषण आग का ये वीडियो राजस्थान के जोधपुर का है, जहां जोधपुर नागौर नेशनल हाईवे 62 पर नेतड़ा के पास एक बायोडीजल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। करवट थाने की पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी तत्काल घटनास्थल पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों टैंकर्स में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। आग लगने की वजह से इलाके के लोग काफी देर तक दहशत में रहे। राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया था, जिसके चलते काफी देर तक हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। करवड़ पुलिस ने क्षतिग्रस्त टैंकर को हाईवे से हटाने और यातायात को सुचारू रूप से बहाल करने का काम किया। टैंकर में अचानक आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आग लगने की कारणों की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर जंतर मंतर से आ रही है, जहां पर भारी हंगामा हुआ है। अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी गई है। प्रदर्शन के दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। महिला पर स्याही को फेंकने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि आज सुबह ही अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को वहां से अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने कमान संभाली और अनशन करने का ऐलान किया। और इस दौरान वो प्रोटेस्टर्स को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान प्रोटेस्टर्स की भीड़ में बैठी एक महिला पर स्याही फेंकने का आरोप लगा है। और उसके बाद ये हंगामा, ये देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर जब वो बाइक पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं और आज सुबह से अनशन पर बैठने का वो ऐलान कर चुके थे। जंतर मंतर की ये पूरी घटना बताई जा रही है और स्याही फेंकने का आरोप एक महिला पर लगा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला है। विवेक शर्मा जंतर मंतर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कब ये पूरा मामला हुआ है, उस महिला के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इस वक्त माहौल कैसा है जंतर मंतर का?
देखिए, अभी की बात की जाए तो तकरीबन 5 मिनट पहले एक महिला जो है वो अभिजीत के पास पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अभिजीत के ऊपर शाही फेंकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर अभिजीत अभी भी बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सुबह से ही अभिजीत यहाँ पे मौके पर मौजूद है। जब से सोनम वांगचुक जी को हटाया गया है तब से यहाँ पे अभिजीत ने ऐलान किया था कि आज से वो अनशन पर खुद बैठेंगे, तो उनका अनशन जो है वो लगातार जारी है। अभिजीत ने कहा है कि 20 तारीख को जिस तरह से प्लानिंग की गई थी कि मार्च निकालना है संसद भवन तक, वो मार्च निकाले जाएगा और इसी को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और उसके साथ ही इनका ये कहना है कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहने वाला है। तो कुछ ही देर पहले की घटना है जब एक महिला अभिजीत के पास आई थी और वहां पर एकाएक उसने अभिजीत के ऊपर इंक फेंक दी थी। अभिजीत ने लोगों से अपील किया कि वो शांति बनाए रखे। काफी यहाँ पे थोड़ी बात देखा गया था कि लोगों ने शोर मचाना शुरू किया था, जिसके बाद महिला को यहाँ से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस महिला को अपने साथ लेकर चली गई है। पुलिस ने यहाँ पे मोर्चा संभाला है, जो कि आसपास मौजूद है, जो कि हर जगह निगरानी रखे हुए है। और आपको साथ ही बता दें कि यहाँ पे कुछ किसान संगठन भी पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे ठीक सामने आपको यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो नजर आएंगे, जो कि लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक को यहाँ पर वापस लाया जाए और यहाँ पर वो दोबारा अपना अनशन जो है वो शुरू कर सके। सुबह तकरीबन 7:15 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी। सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर वो अस्पताल लेके गई। सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने ये कहा था कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, मेडिकल चेकअप लगातार कराया जाए, दिल्ली पुलिस का कहना था कि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जिसके के आधार पर पुलिस की टीम ने अस्पताल बनाकर रखा था। फिलहाल गहमा गहमी का माहौल है। सुरक्षा की दृष्टि से स्याही फेंकने वाली महिला को दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर है, कॉकरोच पार्टी को नहीं मिलेगी संसद मार्च की इजाजत। मानसून सत्र की वजह से नहीं मिलेगी परमिशन। इसको लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे कि एक तरफ मानसून सत्र है, ऐसे में परमिशन मांगी गई थी लेकिन इजाजत नहीं मिली। अब तक सीजेपी ने नहीं मांगी संसद मार्च की इजाजत, लेकिन बयान जरूर दिए जा रहे हैं कि मार्च किया जाएगा। पुलिस सूत्रों का दावा नहीं मिलेगी इजाजत। आज सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर ये बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों का दावा इजाजत नहीं मिलेगी। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का एक लेटर, एक खत सामने आया है। सोनम को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई। इसके जरिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है इस वक्त सोनम वांगचुक, और अस्पताल की तरफ से यह कहा गया है कि अभी फिलहाल उनको भर्ती रखा जाएगा, जो मेडिकल कंडीशन जो उनकी अभी इस वक्त हेल्थ कंडीशन है। और ये खत, ये लेटर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिस लेटर के जरिए उनकी पत्नी सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह मांग की है कि किसी और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस आज सुबह सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है। सोनम वांगचुक की सेहत की जांच करने वाले डॉक्टर ने TV9 भारतवर्ष के संवाददाता से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर नितिन दिगे वो लास्ट 20 डेज हमारे साथ सतीश लांबा जी हैं, जो कि जनरल फिजिशियन हैं और ये लगातार सोनम वांगचुक को देखते रहे। सर, आप शुरुआत से ही उनको चेकअप करते रहे। हम एक आपका वीडियो भी आया जिसमें आप कल ही उनसे बोल रहे हैं कि आपकी जो तबीयत है वो बिगड़ रही है, आपको जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे अभी कैसे उनकी तबीयत? अभी तो स्टेबल हैं, और मैंने तो पहले दिन से कह रहा था कि और मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, और मॉनिटरिंग कर भी रहे थे हम 24 आवर। वी वर एक्स्ट्रा विजिलेंट थे इनकी हेल्थ को लेके, और मैं उसमें जो कंसर्न स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, उनसे भी मैं रेगुलर कंसल्ट करता रहता था कि अगर कुछ मुझे उनके ब्लड पिक्चर में कुछ अगर लगता था कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अभी स्टेबल हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इम्प्रूव हो जाएगा विद द ट्रीटमेंट। कल उनकी कैसी तबीयत थी, आपको क्यों ये कहना पड़ा उनको? एक्चुअली 20 डे पे था, तो वो एक्चुअली यूरिक एसिड जब उनका ब्लड में हाई आया तो नेचुरली जो मसल्स टीयर भी शुरू हो गए थे और कमजोरी बहुत आ चुकी थी, तो नेचुरली वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से उनको काफ़ी फटीग और वो अपना कमजोरी महसूस कर रहे थे। और बात एक और बड़ी अहम खबर की करते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च हुआ है। मिशन आगमन हरिकोटा से लॉन्च किया गया है।
तो भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की ये पहली उड़ान है। बड़ी उपलब्धि, कई तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल और कई उपकरणों को 450 किलोमीटर दूर कक्षा में भेजा गया है। पहले 10:30 बजे का वक्त था, लेकिन 12:05 पर लॉन्च किया गया, सफलता हासिल हुई। रॉकेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश भी भेजा गया है। इसी के साथ निजी कंपनियों की भी एंट्री इस क्षेत्र में होगी और इसरो का बोझ कम होगा। और वहीं विक्रम 1 के लॉन्च पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। स्काई रूट की टीम को प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट की टीम से फोन पर बाकायदा बात की है। यह अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी में बन रही देश की सबसे लंबी वाटर टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान TV9 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टनल के जरिए नर्मदा का जल विंध्य और महाकौशल क्षेत्र तक पहुंचेगा। कटनी जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। ये टनल सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस टनल से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस तरह पूरे विंध्य महाकौशल क्षेत्र की खेती की तस्वीर और तकदीर ही बदल जाएगी। हम सबका सौभाग्य है, आज बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का मध्य प्रदेश खास करके जल को 140 फीट नीचे तक टनल बना करके असंभव से संभव करने वाले काम की तरफ आज हम खड़े हैं। हमारा जबलपुर का वो अंचल जिसमें बरगी से जहाँ जल लाया जाएगा 12 किलोमीटर दूर, लेकिन 1200 प्रकार की परेशानियाँ, ऐसे कठिन संकल्प को पूरा करके पूरा होते देखते जो आनंद आ रहा है वाकई अद्भुत है। कितना फायदा मिलेगा सर इससे किसानों को भी, क्योंकि सिंचाई के लिए किसान को नहीं पूरे क्षेत्र को पीने का पानी, सिंचाई का पानी और खास करके उद्योग धंधों के लिए भी पानी मिलेगा। टनल की खास बात यह है कि 10.14 मीटर डायमीटर वाली इस टनल से लाखों क्यूसेक नर्मदा का पानी बिना किसी बिजली या भारी पंपों के केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे बहेगा। टनल निर्माण में टनल बोरिंग मशीन, कोर ड्रिलिंग, डी वाटरिंग और उन्नत ग्राउटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। तस्वीरें सीधे आपको उस वाटर टनल की दिखाते हैं जो कि 17 सालों से जिस पर काम चल रहा है। अभी भी ये टनल लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसमें 8 जिलों को फायदा होने वाला है। सिंचाई के लिए एक तरह से वरदान साबित होने वाली है। तकरीबन 1450 गांवों को सिंचाई के लिए फायदा होगा। टनल का जिम्मा हैदराबाद के निर्माण एजेंसी
मिसेस पटेल SEW को सौंपा गया था। इसका कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2008 में हुआ था। 17 साल की कड़ी भूगर्भीय चुनौती के बाद ये योजना अंतिम चरण में पहुंची है।